हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एमपीएफएसओ। जी हाँ, एफएसओ फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी निकली है और उसका एग्जाम है कब? 14 दिसंबर। कब है एग्जाम? एग्जाम है 14 दिसंबर को। तो 14 दिसंबर की तैयारी के लिए हम इसमें सॉल्व करेंगे क्या एफएसओ के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर्स, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपको बहुत काम आएंगे। आपके लिए इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, पेपर में रिपीट भी होंगे, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण भी हैं ये क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल भी समय जाया न करते हुए। और यहाँ आ रहे हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। खाद्य प्रसंस्करण इकाई में किस प्रकार के पानी का उपयोग किया जाता है? तो खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, वहां किस प्रकार के पानी का, वाटर का यूज किया जाता है फूड प्रोसेसिंग यूनिट में? तो क्या है ऑप्शन? पीने योग्य पानी, पुनर्चक्रित रिसाइकिल्ड वाटर, ट्यूबवेल का पानी और क्लोरीनीकृत पानी। तो देखो, जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट होती है वहां कौन सा, वहां क्लोरीन युक्त पानी का यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? तो क्लोरीन युक्त जो पानी है यह क्या डिसइंफेक्ट कर देता है, उन्हें जीवाणुओं से क्या कर देता है, सैनिटाइज कर देता है और उन्हें मार देता है। इसलिए क्लोरीन युक्त पानी का यूज किया जाता है। किस लिए? तो भाई पहले तो फल सब्जियों को धोने के लिए, जो साथ ही साथ फूड प्रोसेसिंग के जो इक्विपमेंट हैं उनकी सतहों को साफ करने के लिए भी क्या क्लोरीन वाले पानी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशीतन एक ऐसी प्रक्रिया है जो भोजन को हिमांक के करीब रखती है। तो प्रशीतन में भोजन को किस टेम्परेचर पर रखा जाता है? हिमांक के करीब किस टेम्परेचर पर? ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी 212 केल्विन से 270 केल्विन। ऑप्शन सी -18 डिग्री सेंटीग्रेड से -35 डिग्री सेंटीग्रेड। और ऑप्शन डी 5 डिग्री फ़ारेनहाइट से 20 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका सही आंसर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में प्रशीतन की प्रक्रिया में। याद रखिएगा, ये क्या है, फूड प्रिजर्वेशन की टेक्निक है प्रशीतन। ठीक। नेक्स्ट हम बात करें कि जीवाणु कोशिकाओं के क्रायो प्रिजर्वेशन में प्रयुक्त सुरक्षात्मक एजेंट है। किसके? जीवाणु कोशिकाओं के क्रायो प्रिजर्वेशन में। तो क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है? 0 से कम ताप पर, क्रायो टेम्परेचर पर सुरक्षित रखना। अब इसमें एक सुरक्षात्मक एजेंट के रूप में, प्रिवेंटिव एजेंट के रूप में किसका यूज किया जाता है? ईडीटी, डीएमएसओ, एसडीएस और एनएडीपी। तो यहाँ क्या डीएमएसओ, क्या डीएमएसओ ऑप्शन बी डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। क्या डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, फुल फॉर्म याद कर लेना, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। यह झारखंड एफएसओ का क्वेश्चन है, झारखंड एफएसओ का यह पूछा जा सकता है, तो याद रखें। नेक्स्ट, फ्रीज ड्राइंग निम्न स्थानों पर होती है। तो फ्रीज ड्राइंग कहां पर होती है, किन स्थानों पर? त्रिगुण बिंदु पर, ऑप्शन बी त्रिगुण बिंदु से नीचे, त्रिगुण बिंदु से ऊपर और 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो जो फ्रीज ड्राइंग है यह होती है त्रिगुण बिंदु से नीचे, त्रिगुण बिंदु से नीचे। देखो त्रिगुण बिंदु क्या है? वह टेम्परेचर जहां ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में वह पदार्थ पाया जाता है, पाया जा सकता है, वह फ्रीज ड्राइंग है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी खाना पकाने की तकनीक सब्जियों में उबालने की तुलना में अधिक पोषक तत्वों को बरकरार रखती है? तो खाना, सब्जियों को उबालने की अपेक्षा क्या करना चाहिए कि उनमें पोषक तत्व ज्यादा बने रहें? ऑप्शन क्या? बेकिंग, स्टीमिंग, फ्राइंग या माइक्रोवेविंग। तो स्टीमिंग, स्टीमिंग मतलब भाप से उपचार करना, भाप के द्वारा उसे गर्म करना। इसमें क्या और पोषक तत्व कम नष्ट होते हैं, क्या पोषक तत्व कम नष्ट होते हैं इसमें। तो याद रखना इसका आंसर क्या होगा? स्टीमिंग। नेक्स्ट, हानिकारक बैक्टीरिया को मारने के लिए दूध को उच्च तापमान पर गर्म करने की प्रक्रिया क्या है? तो देखो, बैक्टीरिया को मारने के लिए दूध क्या उच्च तापमान पर गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो सभी को पता है, पाश्चराइजेशन। क्या? पाश्चराइजेशन, पाश्चुरीकरण। इसमें क्या होता है, दूध को क्या करते हैं, जो पाश्चुरीकरण है सामान्यतः दो प्रकार का होता है, निम्न ताप वाला, उच्च ताप वाला। तो निम्न ताप वाले में कितने 62 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं 30 मिनट तक, और जो उच्च ताप वाला है उसमें 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए।
थोड़ा सा जान लेते हैं पाश्चुरीकरण के बारे में, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे कई बार क्वेश्चन आए हैं और गारंटी है इससे 2 क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएंगे, है ना। यह जो विधि है किसके लिए यूज की जाती है? जो मौजूदा खाद्य पदार्थ है उसमें मौजूद हानिकारक पदार्थ है, बैक्टीरिया है, वायरस, उन्हें खत्म करने के लिए। अब इसकी खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने इसकी खोज की थी। मुख्यतः 3 चरण है। पहला क्या? पहले तो गर्म करना है, पहले तो खाद्य पदार्थ को गर्म करना है, फिर उसे उसी टेम्परेचर पर रोकना है और फिर कूलिंग, उसको ठंडा करना है। 3 चरण है इसके। अब जो गर्म करना है, गर्म करने के आधार पर कितनी 3 प्रकार की विधियां अपनाई जाती हैं, जैसे LTLT, धीमी गति और लंबा समय, है ना। इसमें क्या? कम तापमान लगभग 63 डिग्री सेल्सियस पर लंबे समय 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, याद रखिएगा। फिर है HTST, क्या? HTST, हाई टेम्परेचर वाला। और इसमें क्या? 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड के लिए, कितने? 15 सेकंड के लिए। और जो थर्ड है वो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर UTH, इसमें 135 डिग्री सेल्सियस पर 1 से 2 सेकंड तक के लिए गर्म किया जाता है। फिर उसी टेम्परेचर पर खाद्य पदार्थ निर्धारित समय पर रखा जाता है, निर्धारित समय तक। तो ये क्या हो गया? होल्डिंग। और फिर है ठंडा करना, फिर उसे स्पीड में ठंडा किया जाता है। ये क्या है? पाश्चुरीकरण। देखो एक और प्रक्रिया होती है स्टरलाइजेशन, आगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, इसलिए समझ लेते हैं कि देखो पाश्चुरीकरण में भी उच्च ताप दिया जाता है, स्टरलाइजेशन में भी ताप से क्या किया जाता है? उसे उपचारित किया जाता है। तो देखो सबसे बड़ा अंतर ये है, पाश्चुरीकरण में 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर अपेक्षाकृत कम तापमान होता है, जबकि स्टरलाइजेशन में अपेक्षाकृत अधिक तापमान होता है, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर। यह सबसे बड़ा अंतर आप याद रखेंगे सामान्य रूप से समझने के लिए, है ना। जो पाश्चुरीकरण है अपेक्षाकृत हल्का तापमान 100 डिग्री से नीचे और स्टरलाइजेशन में 100 डिग्री से ऊपर, है ना। अब देखो उद्देश्य क्या है? तो केवल हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारकर भोजन को सुरक्षित करना पाश्चुरीकरण का उद्देश्य है। वहीं जो स्टरलाइजेशन है इसमें क्या? सूक्ष्म जीवों को यहाँ तक कि उनके बीजाणुओं को भी नष्ट करके पूर्णतः कीटाणु रहित किया जाता है। वहीं परिणाम की बात करें तो सूक्ष्म जीवों की संख्या कम कर देता है और हानि से बचाता है, जबकि यह पूर्णतः नष्ट कर देता है, पूर्णतः नष्ट कर देता है सूक्ष्म जीवों को, है ना। और फिर यह क्या? भंडारण में क्या? जीवित बचे सूक्ष्म जीवों को बढ़ने से रोकने के लिए फ्रीज में रखना जरूरी होता है। इसमें उस पदार्थ को थोड़ी देर बाद ठंडा करके और फ्रिज में रखना जरूरी होता है, जबकि इसमें जरूरी नहीं है, सालों तक सामान्य ताप पर रखे जा सकते हैं। जैसे जो कैनिंग में सॉस वगैरह आते हैं, जब तक उनकी सील ना खोली जाए तो वो सुरक्षित रखे रहते हैं। तो वो स्टरलाइजेशन से पहले उनकी बॉटल है वो क्या की जाती है? साफ की जाती है ना। फिर इसका जो पाश्चुरीकरण है इसमें क्या? पोषक तत्वों के स्वाद बनावट पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, जबकि इसमें क्या? विटामिन का ह्रास बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आप ये अंतर याद रखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आएगा, मैं गारंटी लेता हूं। नेक्स्ट, पाश्चराइजेशन के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है पाश्चराइजेशन एंजाइम को निष्क्रिय करने और वनस्पति जीवाणु कोशिकाओं की एक बड़ी आबादी को नष्ट करने के लिए एक अपेक्षाकृत हल्के ताप उपचार की प्रक्रिया है। बहुत कुछ सही लग रहा है ना। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। सभी पाश्चुरीकृत दूध उत्पादकों को जीवित जीवाणुओं के गुणन को रोकने के लिए तुरंत 10 डिग्री या उससे कम तापमान पर ठंडा किया जाना चाहिए। ये भी सही लग रहा है। नेक्स्ट, पाश्चुरीकृत दूध को नकारात्मक फॉस्फेट परीक्षण दिखाना चाहिए। ये तो परफेक्ट सही है, यह परफेक्ट सही है और उपरोक्त सभी, है ना। और उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर क्या? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। पाश्चराइजेशन एंजाइम को निष्क्रिय करने और वनस्पति जीवाणु कोशिकाओं की बड़ी आबादी को नष्ट करने के लिए अपेक्षाकृत हल्के ताप, तो भाई अपेक्षाकृत हल्का ताप है ना, स्टरलाइजेशन की तुलना में। फिर इसमें क्या? सेकंड ऑप्शन आपका, सभी पाश्चुरीकृत दूध उत्पादों को जीवित जीवाणु गुणन को रोकने के लिए तुरंत 10 डिग्री सेल्सियस से कम किया जाता है, बिल्कुल सही है ना। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाश्चराइजेशन की पर्याप्तता की जांच का आधार है? तो दूध की पाश्चराइजेशन की जांच के लिए क्या? फॉस्फेटेज एंजाइम का देखा जाता है, फॉस्फेट परीक्षण किया जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, स्टार मार्क कर लेना। पाश्चराइजेशन से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो क्या? फॉस्फेटेज परीक्षण। नेक्स्ट है, दूध के पाश्चुरीकरण की दक्षता परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो फॉस्फेटेज परीक्षण। देखो 3 क्वेश्चन है,
एक जो हमने ये देखा, इसका ऑप्शन सी पाश्चुरीकृत दूध को नकारात्मक फॉस्फेटेज परीक्षण, तो याद रखना नकारात्मक फॉस्फेटेज परीक्षण दिखाना चाहिए। फिर फॉस्फेटेज परीक्षण पाश्चुराइजेशन की पर्याप्तता को बताने के लिए है। और पाश्चुरीकरण की दक्षता परीक्षण किसके द्वारा, तो फॉस्फेटेज परीक्षण के द्वारा, तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। निर्जलीकरण मतलब स्टेरिलाइजेशन, निर्जलीकरण मतलब स्टेरिलाइजेशन प्रणाली में कौन शामिल नहीं है, तो ऑप्शन है फ्रीज सुखाने में, वैक्यूम ड्रम सुखाने, निलंबित सुखाने। देखो स्टेरिलाइजेशन के माध्यम से उच्च ताप से बॉटल्स को, कैनिंग की बॉटल्स को सुखाया जाता है, तो सुखाने के लिए है, गामा किरणों का यूज नहीं किया जाता है ना। स्टेरिलाइजेशन में यूवी रेस का, इंफ्रारेड रेस का यूज किया जाता है, याद रखिएगा। थोड़ा सा स्टेरिलाइजेशन के बारे में भी जान लेते हैं। क्या है, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी सतह वस्तु आदि की सतह से सूक्ष्म जीवों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता है ना। कोई मान लो कैन हुई आपकी, जैसे कोक की कैन आती है ना, उस कैन को अंदर से पूरा क्या जीवाणु मुक्त करना है उसकी लेयर को, इसके लिए स्टेरिलाइजेशन का यूज किया जाता है, बहुत उच्च तापमान पर और बहुत उच्च ताप का यूज किया जाता है इसमें, है ना। स्टेरिलाइजेशन प्रमुख विधियां कौन सी हैं, तो फिजिकल मेथड्स और केमिकल मेथड्स। तो फिजिकल मेथड्स में सबसे पहला है क्या, हीट देकर, सबसे पहले क्या हीट देते हैं। फिर है रेडिएशन, तो रेडिएशन में यूवी रेस का यूज होता है और आयोनाइजिंग रेडिएशन का भी यूज होता है। फिर केमिकल मेथड्स में क्या, रासायनिक एजेंट्स का यूज किया जाता है। किस रासायनिक एजेंट का यूज किया जाता है, यह नाम आप याद रखेंगे, एथिलीन ऑक्साइड गैस, एथिलीन ऑक्साइड गैस या फार्म फार्मेल्डिहाइड या फार्मेल्डिहाइड, इनका यूज किया जाता है। यह क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कौन से रासायनिक एजेंट का यूज किया जाता है, तो एथिलीन ऑक्साइड गैस या फिर फार्मेल्डिहाइड पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, संरक्षण के किस सिद्धांत में भोजन में सूक्ष्म जीवों को खत्म करने के लिए उच्च तापमान का उपयोग शामिल है, तो किसमें उच्च तापमान का उपयोग शामिल है। तो देखो वैसे तो इसमें क्या, देखो स्टेरिलाइजेशन भी आएगा, क्या आएगा, स्टेरिलाइजेशन, पास्चराइजेशन और कैनिंग आएंगे उच्च तापमान। लेकिन अगर हम तुलना देखें आपके ऑप्शंस के लिए, देखो फ्रीजिंग तो टोटल खत्म हो गया, फ्रीजिंग क्या ठंडा करना है ना। अब ऑप्शन देखें, ऑप्शन केवल एक, तो ये तो नहीं है। पास्चराइजेशन देखो, कैनिंग देखो, जो निर्जलीकरण है इसका यूज कैनिंग में किया जाता है, कैनिंग बगैर स्टेरिलाइजेशन के नहीं होती है, याद रखिएगा, है ना। कैनिंग की जो आप प्रोसेस आपने पढ़ी होगी, उसमें सबसे पहले जो पात्र है, कैन को स्टेरिलाइज किया जाता है, याद रखिएगा। फिर केवल तीन और चार, तीन और चार, तो क्या ये हो सकता है। फिर है केवल एक और तीन, निर्जलीकरण और पास्चराइजेशन नहीं हो सकता ना, केवल ये, है ना। तो इसमें जो एमपी हॉर्टिकल्चर वालों ने इसका आंसर माना था, यह एमपी हॉर्टिकल्चर का एग्जाम है, उसमें क्वेश्चन आया था, तो इसमें इन्होंने ऑप्शन सी केवल तीन और चार आंसर माना था, याद रखिए क्या माना था, केवल तीन और चार, और एमपीपीएससी का ही आंसर है। हालांकि इसका एक और तीन भी आंसर हो सकता है, क्या एक और तीन भी हो सकता है। नेक्स्ट, बर्तन में भोजन का उच्च दाब प्रसंस्करण इस प्रकार है, तो उच्च दाब प्रसंस्करण कैसे होता है, हाइड्रो ऊर्जा नियम से, आइसोथर्मल नियम से, आइसोस्टैटिक नियम से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, आइसोस्टैटिक नियम से। आइसोस्टैटिक नियम से बर्तन में भोजन दाब का प्रसंस्करण, दाब को फैला दिया जाता है, फिर उसके बाद उसका भोजन का उच्च दाब प्रसंस्करण, अल्ट्रा प्रेशर। नेक्स्ट, हाई प्रेशर प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट है उच्च दाब प्रौद्योगिकी, गामा विकिरण, उच्च विद्युत क्षेत्र पल्स और थर्मोसोनिकेशन का उपयोग किस करके संसाधित खाद्य पदार्थों को कहा जाता है। संसाधित मतलब प्रिजर्व्ड, प्रसंस्कृत, है ना। तो ऑप्शन क्या है, न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थ, बी यूटीएच संसाधित खाद्य पदार्थ, सी असेप्टिक रूप से संसाधित खाद्य पदार्थ, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है ए, न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थ। केरला एफएसओ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, खाद्य प्रसंस्करण में ब्लॉचिंग का प्रथम उद्देश्य है। ब्लॉचिंग का प्रथम उद्देश्य स्वाद बढ़ाना, बिल्कुल नहीं। बनावट में सुधार करना, बिल्कुल नहीं। एंजाइमों को नष्ट करना और पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाना, तो ऑप्शन सी एंजाइमों को नष्ट करना, पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाना नहीं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ब्लॉचिंग, याद रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉचिंग का लाभ नहीं है, क्या लाभ नहीं है, प्री कूलिंग के लिए, प्री कूलिंग के लिए
देखते हैं, रंग को सुरक्षित करने के लिए बिल्कुल नहीं, स्वाद को सुरक्षित करने के लिए नहीं, एंजाइम को निष्क्रिय करने के लिए नहीं। क्या ऑप्शन है प्री कूलिंग के लिए, किसके लिए, प्री कूलिंग के लिए, है ना। लाभ नहीं है, लाभ नहीं है, इतना भी याद रखना भाई, गौर से देखो, यहाँ भी ब्लॉचिंग से क्वेश्चन आया, यहाँ भी ब्लॉचिंग से, यहाँ नहीं पूछा है, यहाँ क्या प्राथमिक उद्देश्य है, एंजाइमों को नष्ट करना प्राथमिक उद्देश्य है, लेकिन क्या लाभ नहीं है, तो प्री कूलिंग इसका कोई लाभ नहीं है। रंग सुरक्षित रहता है, स्वाद सुरक्षित रहता है, एंजाइम निष्क्रिय भी हो जाते हैं, लेकिन प्री कूलिंग नहीं होती। नेक्स्ट है, जैम में एसओ की अनुमेय सीमा है, एसओ की, सल्फर ऑक्साइड की अनुमेय सीमा क्या है, कितने पीपीएम है, 300 पीपीएम, 440 पीपीएम, 70 पीपीएम या 100 पीपीएम, तो आंसर है आपका डी 100 पीपीएम। जैम में सल्फर ऑक्साइड की अनुमेय सीमा क्या है। नेक्स्ट है, पोटेशियम मेटा बिसल्फाइड का उपयोग नहीं किया जाता, याद रखना इसको, पोटेशियम मेटा बिसल्फाइड का उपयोग नहीं किया जाता है, कहाँ, अनार के जूस को सुरक्षित रखने के लिए नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, तो इसके कारण क्या है, इसकी विशिष्ट सुगंध के कारण, इसके विरंजन प्रभाव के कारण, इसके उत्पाद को ठोस बना सकता है और यह उत्पाद को हल्का कर सकता है। तो इसका मुख्य कारण क्या है कि अनार के जूस को सुरक्षित रखने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता। क्यों, क्योंकि यह खाद्य पदार्थ का विरंजन, उसका कलर उड़ा देता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, विरंजन प्रभाव के कारण, पोटेशियम मेटाबिसल्फाइड। नेक्स्ट, मांस को संरक्षित करने के लिए उसमें नमक मिलाने के सिद्धांत को क्या कहा जाता है, मांस को सुरक्षित करने के लिए उसमें नमक मिलाने के सिद्धांत क्या क्या कहते हैं, तो अचार बनाना, क्या करना, अचार बनाना, ऑप्शन ए, ये क्या है, उसका अचार बनता है मांस का, जिसमें नमक और मसाले मिला दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, माइक्रोवेव के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो माइक्रोवेव एक रेडियो तरंग है, ऑप्शन बी आवृत्ति 300 मेगाहर्ट्ज तक होती है इसकी, ऑप्शन सी माइक तरंग दैर्ध्य 1 मिलीमीटर से लेकर लगभग 30 सेंटीमीटर तक होती है, ऑप्शन डी इसका उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। तो देखो, माइक्रोवेव से भोजन पकाते हो, बिल्कुल सही। माइक्रोवेव की तरंग की दैर्ध्य कितनी होती है, तो 1 mm से और लगभग 30 सेंटीमीटर तक, और आवृत्ति 300 मेगाहर्ट्ज, बिल्कुल सही है। देखो, माइक्रोवेव रेडियो तरंग है, बिल्कुल नहीं। माइक्रोवेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगें, है ना, क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगें, ऑप्शन ए गलत है ना। नेक्स्ट, नमूना लेने के दौरान परिरक्षक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, किसी भी खाद्य पदार्थ का नमूना लेना है, आप फूड सेफ्टी ऑफिसर बनेंगे, होटल में आप क्या करेंगे, अगर छापा मारने जाएंगे तो कोई पदार्थ का आप सैंपल लेंगे, तो किस परिरक्षक का, किस एजेंट का यूज करेंगे उसको सैंपल को सुरक्षित करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, 40% KOH नहीं, 40% NaCl नहीं, 40% फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, कीटाणुनाशक का तो बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, चाय प्रसंस्करण के लिए रोटर वैन मशीनरी का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, सुखाने के लिए, किण्वन के लिए, चाय किण्वन होता है क्या, नहीं, छटाई के लिए, रोलिंग के लिए, तो ऑप्शन डी रोलिंग के लिए, किसके लिए, रोलिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे ये क्वेश्चंस खत्म होते हैं। ये मैंने क्या, खाद्य प्रसंस्करण वाले चैप्टर से, खास खाद्य प्रसंस्करण वाले टॉपिक से यह क्वेश्चन आपसे किए थे। अब आगे के क्वेश्चंस हम देखेंगे अगले टॉपिक से। मैं क्या कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं अलग अलग टॉपिक के, तो वह क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूँ। ऐसे ही मैं 15-20 मिनट के क्वेश्चन वीडियो लाऊंगा और उसमें आपको 20-20 क्वेश्चन कराऊंगा। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को फैलाइए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए जरूर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अधिकारी बने। थैंक यू सो मच।